पहले, चौथे और 10वें घर में केतु हो, और लगन पर मंगल की दृष्टि हो, या लगन में मंगल बैठे हो, तो वो क्या है? किसी का किया कराया या अभिचार कर्म है। सेकंड सूत्र क्या है? फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस और 10th हाउस ये सेम है। इनमें किसी भी भाव में केतु बैठे हो, और केंद्र में गुलिक हो। केंद्र में गुलिक हो। गुलिक कैसे निकालते हैं, ये आपको वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगा। ये सिंपल है। तो वो भी अभिचार कर्म होता है, तंत्र क्रिया होती है। अब पीछे मैंने करवा दिया सब, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, अब वो फिर कल और टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो चेक कर लेना, पढ़ लेना आप। फिर क्या है? करवाया किसने है? करवाने वाले की जाति क्या है? और जिस तांत्रिक ने करवाया है उसकी जाति क्या है, वो कौन है? जो हमारा शत्रु है, शत्रु कहाँ से देखते हैं? 6th हाउस से। छठे घर के स्वामी की जो राशि होगी या जो उसका जो वर्ण होगा, वो उसकी जाति हो। जैसे गुरु शुक्र, ये क्या है? ब्राह्मण वर्ण के ही। गुरु और शुक्र क्या है? ब्राह्मण है। सूर्य मंगल अक्षत्रिय है। चंद्र बुध वैश्य है। और शनि राहु ये क्या है? ये यानी कि शूद्र है। अब जो छठे घर के स्वामी जो होगा, मान लीजिए 6th लॉर्ड सूर्य है, तो यानी कि जो करवाया हो, जिसने जो करवाने वाला का शत्रु हो, कोई अक्षत्रिय है। अक्षत्रिय का अर्थ ये नहीं कि मतलब कि अक्षत्रिय जाति का है। जो भी जैसे मिलिट्री है, मिलिट्री का कौन होता है? वो क्षत्रिय ही है। कोई एयरफोर्स में काम करता है तो क्षत्रिय ही है। कोई पुलिस में है, आर्मी में, वो क्षत्रिय ही है, और क्षत्रिय कास्ट भी है, वर्ण के हिसाब से देखा जाए तो वो उसकी जाति होगी। फिर उसके बाद जो तंत्र क्रिया करने वाला है, तो तांत्रिक है। तांत्रिक कौन सी जाति का होगा? तांत्रिक की कास्ट क्या होगी? बाधा अधिपति यानी कि भादकेश। अब भादकेश कौन होता है, ये आपको मैंने पहले करवाया हुआ है, एक बार रिपीट कर देता हूं। जब हम कुंडली बनाते हैं, चाहे प्रश्न लग्न हो, चाहे वो कुंडली का लग्न हो, यदि लगन में चर राशि है, यदि लगन में चर राशि है, 1 4 7 10, तो बाधक स्थान कौन सा घर हुआ? 11वां। 11वां घर हुआ। 11वें घर में जो राशि होगी, उसका जो स्वामी है वो कौन हुआ? वो भादकेश हुआ। ठीक है, उस घर का स्वामी भादकेश हुआ। यदि लगन में, प्रश्न लगन में या कुंडली के लगन में स्थिर राशि है, तो तब बाधक स्थान कौन सा हाउस हुआ? 9th 9th हाउस। नौवा। हाउस। यदि द्विस्वभाव राशि है लगन में, तो फिर बाधक स्थान 7th 7th हाउस हाउस। हुआ। 11th हाउस, 9th हाउस और 7th हाउस, इनमें जो राशि है, उनके जो स्वामी हैं, उनको बादकेश कहेंगे। ठीक है जी। जब आपके पास कोई व्यक्ति आता है, जब आपके पास कोई व्यक्ति आता है, वो बीमार है, डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टर कहते हैं भी कोई टेस्ट में, किसी भी टेस्ट करवाया, तो टेस्ट में कोई बीमारी नहीं है, दवाइयां खा रहा है, कोई इलाज नहीं हो रहा उनका।
अब सब जगह जगह दिखाने के बाद वो ज्योतिषी के पास आता है। अब उस व्यक्ति को कोई डॉक्टरी बीमारी है या कोई बाधा है, तो हम कैसे पता करेंगे? उस प्रश्नकर्ता को जो हमारे पास आया है, उसको डॉक्टरी बीमारी है या कोई बाधा है? ये कल लिखा है आनंद जी, लिखा हुआ है क्या? कल लिखवाया है। कल लिखवाया था। चलो कोई एक नहीं, बार रिपीट कर दो। बताता हूँ। रिपीट कर दो। छठे हाउस का स्वामी जिस समय व्यक्ति आपके पास आया, उस समय आपने प्रश्न कुंडली बनाई, और उस समय यदि सिक्स्थ लॉर्ड छठे हाउस का स्वामी बलवान है, वो बलवान कैसे होता है? वो बलवान कैसे होता है? ठीक है जी। यानी कि तो हमने क्या करना है, सिक्स्थ हाउस का जो स्वामी है यदि वो बलवान है, बलवान कैसे होता है? कोई भी ग्रह या तो वो उच्च राशि में हो, अपने राशि में हो, मित्र राशि में हो, या दिग्बली हो। 6 प्रकार के बल होते हैं ना, षडबल। दिग्बली क्या होता है? डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को हिंदी में बोलते हैं दिग्बली। जैसे सूर्य और मंगल, ये 10th हाउस में दिग्बली होते हैं, यानी कि 10th हाउस में इनको बल मिलता है। सूर्य और मंगल को 10th हाउस में बल मिलता है। शनि को 7th हाउस में बल मिलता है। शुक्र और चंद्रमा 4th हाउस में बली होते हैं। यानी कि चंद्रमा या शुक्र कोई भी 4th हाउस में है तो एक प्रकार से वो बली हो जाएंगे, उनके अंदर पावर बढ़ जाएगी। गुरु और बुध ये लगन में बली होते हैं। तो ग्रह या तो अपनी राशि में बैठा हो, उच्च राशि में बैठा हो, मित्र राशि में बैठा हो, या वो दिग्बली हो, या अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो। और जैसे हमने कहा कि जब छठे हाउस का स्वामी बली होगा तो क्या होता है फिर? छठे हाउस के स्वामी बली होने से क्या होगा जी, लिखवा कर लिए। छठे सर हाउस का दुश्मन के स्वामित्व होने से ऊपरी बाधा। उसको ऊपरी बाधा होगी। ऊपरी बाधा। और एट्थ हाउस और का यदि स्वामी होगा तो उसको यदि वात के पित्त 8th कफ हाउस होगा। का स्वामी बली होगा तो उसको वात। कोई त्रिदोष है। त्रिदोष किसको बोलते हैं? वात पित्त पित्त कफ, और कफ। यानी कोई डॉक्टरी बीमारी। अब मान लीजिए जैसे छठे हाउस का स्वामी अपनी उच्च राशि में है और 8वें घर का स्वामी उच्च राशि में है, दोनों मजबूत हो गए। फिर हम देखेंगे कि कौन सा ग्रह कौन से घर में बैठा है, वो दिग्बली में से कौन सा है, कौन सा अपने मूल त्रिकोण राशि में है। ठीक है, किसके ऊपर मित्र ग्रहों की दृष्टि है। ठीक है जी।
तो यानी कि हमने चेक करना है कि सिक्स्थ हाउस और एट्थ हाउस में से कौन सा ग्रह बली है। यदि सिक्स्थ हाउस का स्वामी बली है तो उस व्यक्ति को ओपरी बाधा है, को डॉक्टरी बीमारी नहीं है। यदि एट्थ हाउस का स्वामी बली है तो कहेंगे कि इसको कोई ओपरी बाधा नहीं है, इसको डॉक्टरी बीमारी है। अब क्या था कि करवाया किसने है? जो सिक्स्थ हाउस का स्वामी होगा उसकी जो जाति होगी, उस जाति का आपका शत्रु होगा। यदि सिक्स्थ हाउस का स्वामी गुरु या शुक्र है तो जाति क्या होगी? ब्राह्मण होगी। मतलब कि ऐसे कर्म करने वाला, जो ब्राह्मण के जो कर्म होते हैं वो कर्म करने वाला। यदि सिक्स्थ हाउस का स्वामी शनि है तो कोई नीच जाति, कोई मतलब कि नीच कर्म करने वाला होगा, कोई नीच कर्म करने वाला होगा। मतलब कि कोई ऐसे है ना, जैसे फोर्थ क्लास कर्मचारी है। फोर्थ क्लास कर्मचारी कोई मतलब ब्राह्मण भी लग सकता है, ठीक है। जो जनरल कास्ट है वो भी लग सकते हैं ना आजकल। तो क्या वो शनि के रूप में माने जाएंगे, जो फोर्थ क्लास कर्मचारी है। वो किसी भी कास्ट का हो सकता है, तो वो शनि के माने जाएंगे, ठीक है। आगे जो एट्थ हाउस है वो हो गया अपना। फिर तांत्रिक की जाति क्या है? तांत्रिक की जाति प्रश्न कुंडली में हम चेक करेंगे कि उस समय लगन कौन सा है, उस लगन के अनुसार भातक स्थान कौन सा बनेगा, और भातक स्थान का जो स्वामी होगा उसकी जो जाति वो उसका तांत्रिक की जाति होगी। फिर ये देखा जाता है क्या तंत्र क्रिया करवाने वाला कोई अपने परिवार का है। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, आपने किसी को आगे बताना नहीं है। कोई अपने पास दिखाने आ गया, हम उसको बोलते हैं ठीक है आपके ऊपर कोई क्रिया की हुई है, इसका इलाज हो सकता है मंत्रों द्वारा किसी प्रकार से। और वो पूछते हुए क्या कोई परिवार में से है, कोई है, वो वहां तक हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कहीं ना कहीं हम ही गलत हो, तो क्यों हम किसी को आगे, उसके दुश्मन को आगे बढ़ाएं। हो सके तो उसका इलाज कर सकते हैं, उसका उपाय कर सकते हैं मंत्रों के द्वारा, हवन के द्वारा, या कोई और विधि के द्वारा। ये सिर्फ आपके ज्ञान के लिए है। तो परिवार में कौन हो सकता है? तो चेक करेंगे। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी छठे हाउस में है, यदि चतुर्थ भाव का स्वामी छठे हाउस में है, आपका कोई मित्र, आपका कोई बंधु आप पर तंत्र क्रिया करवाने वाला है। यदि पंचम हाउस का स्वामी छठे हाउस में है तो पुत्र हो सकता है। क्योंकि आज के टाइम पैसे के लिए, राजनीति के लिए और बहुत सारे लालच हैं जिनके लिए रिश्ते तार तार हो जाते हैं। सेवंथ हाउस का स्वामी यदि सिक्स्थ हाउस में है तो पत्नी हो सकती है। यदि नाइन्थ हाउस का स्वामी सिक्स्थ हाउस में है तो कोई गुरु, पिता, कोई गुरु तुल्य व्यक्ति वो हो सकता है। अब
यदि लगन में स्थिर राशि है, तो आपके साथ रहने वाला, हम कहीं बच्चे पढ़ रहे हैं कहीं बाहर हॉस्टल में, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उनके साथ रहने वाले मित्र हैं जो उनकी सक्सेस से ईर्ष्या करते हैं, कोई कुछ और कारण हो सकता है, तो वो भी करवा सकते हैं। लगन में द्वि स्वभाव राशि हो, तो कोई आसपास का या प्रदेश में रहने वाला। लगन में चर राशि हो, तो घर से दूर का व्यक्ति, दूर रहने वाला लेकिन अपना प्रियजन भी हो सकता है। सर एक चीज बस यही पूछनी थी, क्या ये सारी चीजें प्रश्न कुंडली के लिए एप्लीकेबल प्रश्न है? कुंडली की है ये, मैं जो कह रहा हूँ आपको प्रश्न कुंडली कह रहा हूँ। कोई लगन कुंडली को आपको बता दूं मैं, लगन कुंडली में आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सब प्रश्न कुंडली का है। क्योंकि सर ये सब चीजें ना मेरे साथ एप्लीकेबल है लगन कुंडली पे, और मुझे हम्म, लगता भी ऐसा है कि सब कुछ अच्छा होते पे प्रॉब्लम है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये लगन से है या क्या है। है ये सारी चीजें हैं, सिक्स्थ का लॉर्ड भी दिग्बली है, फोर्थ का लॉर्ड भी सिक्स्थ में है, ये सारी चीजें हैं। 80% लगन कुंडली और प्रश्न कुंडली के नियम सेम होते हैं। 80% जो दशा और अंतरदशा आप देखते हैं लगन कुंडली में, वो सेम आप अंतरदशा उसमें देख सकते हैं प्रश्न कुंडली में। राजयोग भी देख सकते हैं, धन योग देख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रश्न कुंडली साल के लिए वैलिड होती है। जिस व्यक्ति के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कोई समय नहीं है, तो उसके लिए तो ये ज्योतिष फेल हो जाएगी, उस पर कोई कुछ काम ही नहीं आएगी। जिस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, समय नहीं है, उस व्यक्ति जो व्यक्ति आपके पास जिस समय आया, उस समय की आपने प्रश्न कुंडली बनाई, तो आप उस प्रश्न कुंडली को एज ए लगन कुंडली ट्रीट कर सकते हैं। वही दशाएं, वही नियम, वही राजयोग, धन योग, क्या चला हुआ है, ट्रांसफर है, प्रमोशन है, वही सब। लेकिन कुछ सूत्र हैं जो लगन कुंडली में प्रश्न कुंडली के हम लगा नहीं सकते। आपको बता दूंगा मैं, वो 7th हाउस के कुछ सूत्र हैं जो हम लगन कुंडली में नहीं लगा सकते, वो प्रश्न कुंडली में लगा सकते हैं। ये मैंने आपको कल ही बताया था कि लगन कुंडली में भी पितृदोष, प्रेत दोष, पिशाच दोष, दृष्टि बाधा दोष योग होते हैं। क्योंकि दृष्टि बाधा है, पिशाच दोष है, प्रेत दोष है, पितृ दोष है। अब प्रेत दोष की बाधा किसको आएगी? इसकी कुंडली में योग होगा। राजा कौन बनेगा? इसकी कुंडली में राजा बनने के योग होंगे। बीमारी किसको आएगी? जिसकी कुंडली में बीमार होने के योग होंगे। अगर बीमारी के योग हो सकते हैं, धन के योग हो सकते हैं, मंत्री पद के योग हो सकते हैं, टीचर बनने के योग हो सकते हैं, कोई मेडिकल डॉक्टर बनने के योग हो सकते हैं, तो क्या प्रेत बाधा, पितृ बाधा, दृष्टि बाधा के योग नहीं हो सकते? वो भी होंगे। अब जिसकी कुंडली में योग हैं, उन्हीं को प्रभावित करेंगे। अब बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, बच्चे भी हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने अच्छे कपड़े डाल लिए, बाहर गए, तब उनको नजर लग जाती है। कुछ पुरुष भी हैं, स्त्रियां भी हैं, कपड़े डालने से, कुछ पहनने से बाहर गए, तो घर से जब बाहर निकले, वापस आए, तो कह रहे मेरे तो शरीर टूट रहा है, टांगे दुख रही हैं। ठीक है ना? तो सभी को नहीं होती, किसी किसी को होते हैं।
होता किसको है? जिसकी कुंडली में नेगेटिव एनर्जी का ज्यादा प्रभाव होता है। 1, 4, 8 और 12वें घर में राहु है, तो अगर चौथे घर में राहु है तो घर के अंदर बुरी शक्तियों का आवागमन रहता है। और राहु, केतु और शनि, ये तीनों क्या है? ये प्रेत योनि है, प्रेत मान जाते हैं, पितर। ठीक है। पितर कौन से हैं? गुरु और सूर्य। तो जो कुंडली है मेरे पास, आपको दिखा दूंगा, कुंडली भी है, प्रश्न कुंडली भी है। तो नेक्स्ट क्लास करेंगे हम, वो सारे की सारी हमारी एग्जाम्पल बेस होगी कि लगन कुंडली में जहाँ प्रेत दोष है देखो, और प्रश्न कुंडली में जहाँ प्रेत दोष है। आज मैं आपको सूत्र लिखाऊंगा प्रेत दोष कैसे देखते हैं किस। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम एग्जाम्पल तक आपको बताएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कुंडलियां हैं। मेरे पास कम से कम 1500 के आसपास कुंडलियां हैं। अब मैंने उनको सबको अलग अलग किया हुआ है। मैरिज की अलग है, कोई गवर्नमेंट जॉब की अलग है, प्रेत बाधा की अलग है, पितृ बाधा की, वो अलग अलग मैंने को क्लासिफिकेशन भी की गई है। ठीक है। और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो लगन कुंडली में भी योग होते हैं, प्रेत, पितर, पिशाच बाधा के, वो भी लिखवा दूंगा। तो भाई कंफ्यूजन ठीक हो, दूर हो जाएगा। अब इसमें क्या है? दृष्टि बाधा योग। तो दृष्टि बाधा यानी कि नजर दोष। नजर दोषों कैसे देखते हैं? बाधक स्थान आपको पता चल गया क्या होता है? वो कैसे देखते हैं? वो लगन पे डिपेंड है। लगन चर का है, स्थिर का है, या द्वितीय भाव का है। चर का है तो एकादश भाव, स्थिर का है तो नवम भाव, और द्वितीय भाव है तो सप्तम भाव। जब एकादश भाव का, यानी कि जब लगन का संबंध, यानी कि लग्नेश का, जब लग्नेश का संबंध बाधकेश से होगा, जब बाधक स्थान का स्वामी लगन को या लग्नेश को पूर्ण दृष्टि से देखे, तो वो क्या है? जब बाधक स्थान का स्वामी लगन को या लग्नेश को पूर्ण दृष्टि से देखे, तो नजर दोष है। तो नजर दोष है। यदि बाधक स्थान का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी बाधक स्थान का स्वामी जब सप्तम भाव या सप्तमेश को पूर्ण दृष्टि से देखे, तब भी दृष्टि बाधा है। जैसे पूछते ना भाई, क्या कोई मुझे नजर लगी हुई है क्या? बच्चा बीमार हो जाता है, दवाई देते हैं, वो ठीक ही नहीं होता, वो कहीं ना कहीं उसको नजर लगी होती है। अब नजर के अलग अलग हैं। कोई पुरुष या स्त्री किसी को देखे, मन ही मन कुछ बोले, कुछ ऐसे विचार, वो तो है ही, वो तो अलग चीज है। किसी देवता, किसी शूद्र देवता के दर्शन करने से भी नजर बाधा होती है। तो वो, उससे भी नजर बाधा होती है। यदि लगन में चर राशि हो, यदि लगन में चर राशि हो, और पाप ग्रह बैठा हो, लगन में चर राशि हो और पाप ग्रह बैठा हो,
सेवंथ हाउस में मंगल हो, यानी कि लगन में 84 है, या कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, शनि मंगल राहु, शनि मंगल केतु, और शनि राहु केतु, और सेवंथ हाउस में मंगल बैठा हुआ है, तो किसी देवता के दर्शन से दृष्टि बाधा हुई। किसी देवता के दर्शन से दृष्टि बाधा हुई है। अगला है, लगन में पाप ग्रह हो, लगन में पाप ग्रह हो, सप्तम स्थान में शनि हो, लगन में कोई राहु केतु मंगल कोई पाप ग्रह हो, और सेवंथ हाउस में शनि हो, और चंद्रमा पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, और चंद्रमा पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, किसी पिशाच के दर्शन से रोग पैदा हुआ है। किसी पिशाच के दर्शन से रोग पैदा हुआ है। अब सर इसमें कैसे पता लगेगा पिशाच कौन है? नहीं, वो देखना अपने, पिशाच में बुरी शक्ति कोई भी, कोई बंदा बाहर से आया हुआ है, कहीं सड़क से बाहर से कहीं से। अब देखो, हम बोलते हैं ऊपरी हवा, बोलते हैं हवा के नेगेटिव एनर्जी होती है, तरंगे होती हैं, ठीक है ना, नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं उनको, तरंगे बोलते हैं। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अब जब हम चार्जर लगाते हैं किसी भी अपने मोबाइल का चार्ज करने के लिए, थोड़ा बहुत करंट लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और एक हम कोई बड़ी वायर लगाएं जो प्रेस की है कोई, वो उसका झटका व्यक्ति को फेंक देता है। तो ऐसे ही कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो घूमती घूमती रहती हैं ब्रह्मांड में, सब चीजें घूमती रहती हैं। अब उसकी चपेट में कौन आया, वो नेगेटिव एनर्जी कितनी ज्यादा स्ट्रोंग है। क्योंकि देखो, हर चीज वात पित्त कफ से खराब नहीं होती। जब हम पढ़ते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, शिव पुराण में क्या होते हैं, गण होते हैं ना, शिव के गण। और जब शिव की शादी होती है तो सुनते हुए, शिव की शादी में भूत प्रेत पिशाच डाकिनी सांकनी मसान, अरे सब कुछ उसकी शादी में आए। तो हम तो उसको बोल ही रहे, ये तो पुराण में लिखा हुआ है भाई, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी सांकनी सब कुछ उसकी शादी में आए, शिव शंकर जी की में। तो थे तभी तो आए। मसान दोष है, ठीक है। अब जो काली माता है, उनके साथ चलती है सवारियां। भैरव बाबा है। शक्तियां दो प्रकार की हैं, तीन प्रकार की हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। और सूर्य जो भगवान शंकर है वो सात्विक भी है, वो तामसिक भी है। सात्विक क्या है, वो शिव है। सात्विक क्या है, शिव है। और जो शंकर है वो तामसिक है। जो शमशान में वास करते हैं वो शंकर है। और जो सारे विश्व का जो कल्याण करते हैं, मतलब कि जिससे सब कुछ उत्पन्न हो, शिव है। शिव यानी कि कल्याण। अब शिव के आगे गण हैं, अवतार हैं, जैसे वीरभद्र है, भैरव है, ये क्या उनके आगे रूप हैं। और रुद्र को, वीरभद्र क्या है, वो तामसिक तो है। भैरव क्या है, तामसिक तो है। अब माता है, माँ जगदम्बा है, सात्विक है। माँ पार्वती है, सात्विक है।
लेकिन माता का वही रूप जो काली का रूप बन जाता है वो क्या है, वो तामसिक। माता के बहुत सारे रूप हैं, 52 सिद्ध पीठ हैं। अब उसमें माँ कामाख्या भी है, धूमावती भी है, बगलामुखी भी है। बगलामुखी क्या है, तामसिक है। कामाख्या क्या तामसिक है। तो उसी प्रकार जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो पुराणों में लिखा हुआ है, हम उसी पर बात करते हैं, हम उससे बाहर बात नहीं करते। अगर पुराणों में चीजें हैं तो ज्योतिष में चीज सब कुछ होता है। ज्योतिष क्या है, वेदांग है, यानी कि वेदों की आंखें हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी, तो साइंस में भी नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस और माइनस। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या यही तो है। आप किसी को अच्छे बोल बोलोगे, संस्कार के साथ बोलोगे, तो सामने से आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। यदि आप किसी को गलत बोलोगे तो सामने से नेगेटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी है। अब इसमें आगे है, एक और बताऊँ को मैं। व्यक्ति है जो, जैसे एक सुनोगा आपने, बाल ग्रह पीड़ा, बच्चों को पीड़ा होती है ना, उसको बोलते हैं पूतना दोष। आप कभी, एक बुक है वो पढ़ना कभी आप, भैरवाष्टक, नहीं, वो है रुद्र यामल। एक बुक है रुद्र यामल। सर ये रुद्रियामल मैंने बहुत सर्च करी, मुझे तो कहीं मिली ही नहीं। मैं आपको लिख के भेजूंगा उसका, रुद्र यामल तंत्र, और एक है भैरव तंत्र। तो इसमें वैसे है क्या? मेरे को किसी ने बताया था कि भाई ये पढ़ना चाहिए आपको। इसमें सब तंत्र से संबंधित क्रियाएं हैं, मंत्र हैं, वो है। ठीक है। हम्म। जो रुद्र यामल तंत्र है वो भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को बताए गए तंत्र से संबंधित विषय है। हम्म। मैंने काफी यूट्यूब पे भी सर्च करी पर कुछ समझ में नहीं लगा, मतलब मुझे। ये मैं आपको भेज दूंगा। भैरव तंत्र है एक, हम्म। भैरव विज्ञान है। तो जो भैरव विज्ञान है, भैरव तंत्र है, रुद्र यामल तंत्र है, ये तंत्र से संबंधित चीजें हैं। तंत्र का अर्थ क्या होता है। तंत्र क्रिया को तांत्रिकों ने समाज में बदनाम कर दिया। ये जो क्रियाएं हैं किसी का भला करने के लिए होते हैं, किसी के दुखों को दूर करने के लिए होते हैं, लेकिन लोगों ने पैसे लेकर कुछ गलत काम कर देते हैं। फिर समाज में तंत्र और तांत्रिक के प्रति जो आज जो धारणा बनी हुई है, उसका कारण ये कि लोग उसका सही तरीके से यूज नहीं करते। और जो बैठे हुए हैं गाँव में, छोटे छोटे बैठे हुए हैं, जो चौराहे में वो रख दो, वहां पे वो रख दो, इन्होंने ऐसा बुरा हाल कर रखा है, मतलब कि ज्योतिष को भी इन्होंने खराब कर दिया। तंत्र का अर्थ क्या होता है, तीन चीज होते हैं, तंत्र मंत्र और यंत्र। अशोक जी कैसे हैं। ठीक हूँ सर। सुन रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। रमेश जी कहाँ चले गए। यही है जी, सुनने लग रहे हैं आपकी। सामने आओ, बेड पे मत लेटो। थोड़ी दवाई डाल रखी है आंखों में। अच्छा ठीक है। देखो, हाँ। तंत्र मंत्र और यंत्र ये क्या होता है। यंत्र क्या है, जैसे किसी का फंक्शन है, कहीं पर कोई शादी है,
हम लगाते हैं एरो का निशान लगाते हैं ना, यहां से आइए वहां मुड़ जाइए, ये मुड़ जाइए, वो क्या, वो यंत्र है। मंत्र क्या है? उसी यंत्र को शब्दों में कहना किसी को। तंत्र क्या है? किसी चीज को प्रैक्टिकल करके दिखाना। अगर मैं बोलूं भाई आपको ये किताब इतने ऊंचे उठ सकती है, तो मैं इसको उठा के दिखाऊं वैसे, तो ये क्या है? ये तंत्र है। किसी भी क्रिया को करके दिखाना, प्रैक्टिकल करके दिखाना तंत्र है। किसी भी क्रिया को प्रैक्टिकल करके दिखाना वो तंत्र है। और जो हम पूजा पाठ के लिए, अनुष्ठान के लिए जो वेदी बनाते हैं, ये क्या है? ये यंत्र है। ये वेदी नहीं है, ये का नाम वेदी रख दिया गया है, ये असल में यंत्र है। सर्वतोभद्र यंत्र, वो क्या है? वो सभी देवी देवताओं का जो एक इकट्ठा कर दिया। लिंगो तो भद्र, वो क्या है? शिवलिंग बना दिया। और जैसे नवग्रह की मैंने वेदी बनाई, नवग्रह क्या है? उनके चित्र तो है वो, वेदी तो है। वेदी असल में क्या है? यंत्र है। और हम यंत्रों की पूजा करते हैं। किसी भी अनुष्ठान, कोई भी अनुष्ठान है, किसी भी अनुष्ठान की पूर्ण सफलता तब तक नहीं होती जब तक यंत्रों की पूजा नहीं होती। तो अनुष्ठान में वेदी जरूर बनानी चाहिए। बनी बनाई वेदी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे हैं जो समय के अभाव के कारण, किसी और कारण, वो बनी बनाई वेदी का प्रयोग करते हो, गलत है। सर जैसे लोहे का हवन कुंड होता है उसका भी कुछ है विधान जी? बिल्कुल, बिल्कुल होता है। उसमें भी कुछ लोग कहते हैं वो कि पता इसमें नहीं क्या है, हवन। लोगों ने बना रखा है, मतलब कि हर चीज को बना दिया व्यापारीकरण। जी। अब मंदिर है, पहले क्या था? पहले आश्रम होते थे, बड़े बड़े आश्रम होते थे, उनमें खुले स्थान होते थे, मिट्टी के चिप तो करवाते थे। अब क्या है? छोटे छोटे मंदिर हैं, दो दो कमरे के, तीन तीन कमरे के, वो कहाँ बनाएंगे वेदियां? तो लोहे के बना देते हैं हवन कुंड। जी। और यजमान क्या चाहता है? मेरे घर में कोई मिट्टी ना गिरे, कोई ईंट ना गिरे, बस पंडित जी आए, उस पर हवन करवाए, उठाए, उसको वैसे लेके जाए। लेकिन हवन करवाने के लिए गाय का गोबर उसमें जरूरी होता है। फिर पंचगव्य में सब कुछ आ गया। और जैसे अशोक जी, आप सभी करवाते हैं ना? हाँ अशोक जी। कर्मकांड के अच्छे विद्वान हैं। मैं इनकी देखता हूँ वीडियो, लगाते हैं स्टेटस पे। जब हम हवन कुंड, ये मैडम कहीं वो तो नहीं हो रही बोर? मैडम जी, सर मैं हूँ, यहीं पे हूँ। आप बोर तो नहीं हुए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कहीं विषय कुछ और चला गया ना कर्मकांड से? वो थोड़ा सा मेरा विषय नहीं है, पर मैं सुन रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। कोई बात नहीं, 2 मिनट का बस ये। कोई नहीं सर, आप आराम से बताइए, कोई दिक्कत जब हम हवन बनाते हैं, हवन कुंड बनाते हैं, तो उसमें से 3 लाइन खींचते हैं, फिर मिट्टी को ऊपर फेंकते हैं। मिट्टी को ऊपर क्यों फेंकते हैं? कि भाई जब हम हवन करते हैं, हवन के दौरान कीट पतंगे ऊपर घूम रहे हैं, तो कीट पतंगे हमारे हवन में न गिरे, वो पाप हमें ना लगे, तो मिट्टी उनकी सुरक्षा करे। हवन कुंड के चारों तरफ दुर्वा रखी जाती है, वो कुशा है ना? जी। जी। वो क्यों रखी जाती है? जब माता ने मधु कैटव को मारा, तो उस समय पूरी पृथ्वी क्या होगी? अशुद्ध हो गई। तो उसको शुद्ध करने के लिए वो रखी जाती है चारों तरफ। और दक्षिण वो जो है ना, कभी भी चाहे किसी का हवन आप करें,
पैसे कम ले लें, लेकिन जो पूर्ण पात्र है वो जरूर रखवाएं। जरूर नहीं कि हमने 5 किलो का रखवाना है, 7 का रखवाना है, 1 किलो का रखवा ले, पूर्ण सर क्या पात्र। हाँ जी। समझी? क्या चीज बोला आपने? समझी नहीं। जब हम हवन करवाते हैं ना, हाँ जी। हवन करवाते वक्त एक साइड में होते हैं, ब्रह्मा रखवाते हैं साइड में ना, में पूर्ण पात्र रखा है, साथ में कोई कलश चावल से है, भरा हुआ बर्तन। चावल का भरा हुआ रखवाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, वो तो जैसे जब उसकी हवन की वो होती है, वो ठंडा उसमें करवाते हैं, उसमें भी थोड़ा पानी डलवाते हैं वो जो। एक हम्म। एक पंडित जी रखवाते हैं साइड में, उसको ब्रह्मा बोलते हैं, मतलब कि कोई कोई रखवा लेता है लोटे को, कोई रखवा लेता है, कोई उसको किसी बर्तन को, कोई बाल्टी रखवा लेता है, तो उसको चावल से भर देते हैं, तो उसको बोलते हैं पूर्ण पात्र। नारद पुराण में ऐसा कहा गया है, बगैर पूर्ण पात्र के हवन पूर्ण नहीं होता। हम्म। सर जो लोटा आवाज नहीं आ रही आनंद जी आपकी, म्यूट हो गया आप। जो लोटा होता है जल का, वही वाला आप बता रहे हो कुछ नहीं, और? जल का नहीं नहीं, है, वो अलग से होता है साइड में, दक्षिण कलश साइड रखा, कलश अलग होता है। दक्षिण साइड रखा जाता है। ऐसा तो हमारे यहाँ पे तो कुछ नहीं देखा मैंने आज तक भी। आपको बता रहा हूँ फिर मैं, बगैर पूर्ण पात्र के रखे हुए, यानी कोई कलश है, कुछ रखा है, उसके अंदर चावल रखे हुए हैं, कोई वो सामर्थ्य के अनुसार रखवा देते हैं, किसी से बाल्टी रखवा देते हैं, किसी से टोकरे रखवा देते हैं, किसी से डोल जिससे छोटा होता है वो कुछ बर्तन रखवा लेते हैं। बगैर पूर्ण पात्र के हवन पूर्ण नहीं होता, ऐसा नाथ पुराण में कहा गया है। और बहुत सारे नियम हैं शास्त्रों के अनुसार, जितनी कोशिश हो सके शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए, जितनी कोशिश हो हमारा ओकर रखवा दिया जी पूर्ण पात्र जो है पंडित जी ने। सके। चलो ऐसे, चलो छोड़ो, कर क्या है। ये तो लंबा विषय हो जाएगा जी, ये तो। लंबो से। चलो छोड़ो। हाँ। है वैसे तो तो ये, एक ये मान लो बहुत लंबी वो है इसकी, तो अगर उसको हम लंबी वही एक है। बात। बाद में करें, कर्म कांड की अलग से क्लास, ठीक है। बाद में करेंगे जी हम। ठीक है, तो वैसे चल गया विषय में, ध्यान में चल गया, हम कर्म कांड की हम्म। अलग से क्लास करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, अब दृष्टि बाधा का हमारा यहाँ तक हुआ। जी। दृष्टि बाधा यानी कि जब बाधा अधिपति लगन को या लगनेश को पूर्ण दृष्टि से देखे, तो उस प्रश्न कुंडली में नजर दोष होता है। बाधाधिपति सप्तम स्थान को या सप्तमेश को पूर्ण दृष्टि से देखे, तो बाधाधिपति योग होता है। ठीक है, ये दृष्टि दोष हो गया। तंत्र क्रिया किसने करवाई है, उसकी जाति क्या है, वो घर का है, परिवार का है, बाहर का है, वो हो गया। तांत्रिक की जाति क्या है। ठीक है, जी। अब आगे और भी है इसके, क्या वो तंत्र क्रिया किसी को मारने के लिए करवाई गई है, या वैसे कर किसी को डराने के लिए करवाई गई है, पैसे के लिए करवाई गई है, धन के लिए करवाई गई है, वो आगे बहुत सारी लंबी चीजें हैं इसमें। तो यहां तक जितना आपको करवाया गया है उसके ऊपर पकड़ होनी चाहिए। और जो गुलिक है, गुलिक मैंने आपको बताया, गुलिक से हम प्रेत दोष देखते हैं। वो जगन्नाथ हो रहा सॉफ्टवेयर है, मैडम आपने कर लिया वो इंस्टॉल? सर मैंने कर लिया, बिल्कुल कर लिया। उसमें जी के लिखाएगा, जी के। हाँ जी, हाँ जी, मैंने कर लिया, वो डाउनलोड कर लिया। हाँ जी। और एमडी मानदी है, तो उसमें निकाल आता है। अब लैपटॉप सभी के पास नहीं है। ठीक है जी, तो उसके लिए गोली कैसे निकालते हैं वो वीडियो आपको मैं डाल दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। जिसका जन्म दिन में हुआ है उसका अलग से निकालने का तरीका है, जिनका जन्म रात को हुआ है उनका अलग से निकालने का वो तरीका है, कैसे गुलिक निकालते हैं। और ये हो गया।
फिर कुंडली में भी कुछ दोष होते हैं, जो कुंडली में बात करें उसके विषय में अलग से बात करेंगे। कुंडली में प्रेत दोष, पितृ दोष को कैसे देखे जाते हैं। अच्छा, जब प्रश्न कुंडली आप खोलें, प्रश्न कुंडली के 4th हाउस में यदि राहु, उस समय प्रश्न कुंडली के 4th हाउस में यदि राहु हो तो उसको हम बोलेंगे चौराहा दोष। चौराहा दोष यानी कि व्यक्ति किसी चौराहे से गुजर कर आया है और चौराहे पर किसी नेगेटिव एनर्जी का उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण इसके ऊपर ये दोष लगा हुआ है। चौराहा दोष यदि 4th हाउस में राहु है। सूर्य से 12वें भाव में कोई पाप ग्रह हो, सूर्य से 12वें भाव में कोई पाप ग्रह हो तो वो भी बाधा होती है। एक विषय है, लाल किताब के अनुसार पहले बात हुई थी हमारी, जैसे पूर्व जन्म क्या है हमारा, वो 5th हाउस है। जितने भी हमारे पूर्व में जन्म हो 5th हाउस है। जो 12th हाउस है, जो जन्म हमारा अब हुआ, इससे जस्ट पहले का जो जन्म है वो हमारा 12th हाउस है। अब पूर्व जन्म में आप क्या रहे, स्त्री पुरुष, कैसा आपका जीवन था, और उस जीवन के कारण आपको इस जीवन में क्या समस्या आ रही है। थोड़ा आपको बता दूं एक बस, तो आगे कभी टाइम निकालेगा उसका बताऊंगा आपको। जी 12th हाउस में चंद्रमा है तो व्यक्ति पूर्व जन्म में कोई स्त्री का उसका जन्म था, और शादी के तुरंत बाद अचानक उसकी मृत्यु हुई है, जिसके कारण उसके इस जीवन में भी उसको वैवाहिक जीवन में वो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे जो 9 ग्रह हैं उनकी अलग अलग बहुत सारे हैं। आपको एक सिर्फ एक लाइन बताइए आपको, चंद्रमा के बारे में बहुत है इसके अंदर। तो इस जन्म से जस्ट पहले जो हमारा जन्म है, उस जन्म में हम क्या थे, कैसे हमारी मृत्यु हुई, कैसा हमारा जीवन था, किस कारण हमारी मृत्यु हुई, ऐसा उसमें बताया गया है। ठीक है। और प्रश्न कुंडली हो या लगन कुंडली हो, शनि और राहु कहीं पर भी एक साथ हो तो कुंडली में पिशाच दोष होता है। चाहे वो लगन कुंडली हो चाहे उसकी प्रश्न कुंडली हो, शनि और राहु एक साथ बैठे हैं तो क्या है, प्रेत दोष है। इसका आपको उपाय बता दूं एक, शनि और राहु जो कुंडली में, शनि क्या है, मकान है, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। हम कुछ बनाते हैं, वो शनि है। जब भी आप कोई मकान बनाएंगे, उस समय आपके ऊपर ये नेगेटिव एनर्जी हैवी हो जाएगी, आप बीमार पड़ जाओगे। आप देखना किसी कुंडली में जब शनि राहु एक साथ बैठे होंगे, तो कोई मकान बनाता है, कुछ भी करता है, तो राहु का प्रभाव एक्टिव हो जाता है। सर इसमें दृष्टिपात भी होता है, शनि अगर राहु को देखे, या एक साथ एक ही एक साथ बैठे, एक साथ बैठे एक साथ बैठने होता है? ज्यादा प्रभावी होता है एक साथ बैठे हो या एक दूसरे से त्रिकोण में हो।
एक दूसरे से त्रिकोण में हो। उसका उपाय क्या है? एक सूखा नारियल, एक सूखा नारियल, 10 बादाम गिरी वाले। एक सूखा नारियल, 10 बादाम गिरी वाले। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि और राहु का संबंध है, उस व्यक्ति के ऊपर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और जल प्रवाह करना है। कितने दिन? 43 डेज। 43 डेज। और कई बार क्या होता है, रोजाना जी, रोजाना। रोजाना। सर कोई टाइम भी होता है इसके लिए कि कोई पर्टिकुलर टाइम पे करना है, इवनिंग में या कुछ, या कभी भी कर सकते हैं? शाम को करना है, लेकिन सूर्य अस्त होने से पहले। तो शनिवार से शुरू करना होगा इसको और फिर 43 डेज खत्म तो करना। देखना पड़ेगा कि शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, बिल्कुल। एक और बादाम छिलके वाले जो होते हैं, जो छिलके वाले होते हैं, जो जैसे एक होता है हमारे इसमें कहा जाता है शास्त्रों में, चतुर्थी, नवमी और चौदस। वो क्या होती है? वो होती है रिक्ता तिथि बोलते हैं उनको। चतुर्थी, नवमी और चौदस को क्या बोलते हैं? रिक्ता तिथि बोलते हैं। तिथि के को डिवाइड किया गया है, भद्रा, जया, रिक्ता। एक और है, इनको डिवाइड किया गया उनको 5 में। तो जो 4, 9 और 14 इनको बोलते हैं रिक्ता तिथि। इस दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। चतुर्थ, नवमी और चौदस के दिन। यदि ये नवरात्रे हैं, फिर कोई परहेज नहीं है। यदि नवरात्रे हैं, क्योंकि वो विशेष दिन हो गए। तो कोई शुभ कार्य करना हो, कोई उपाय का प्रारंभ करना हो, तो चतुर्थ, नवमी और चौदस को उपाय आरंभ नहीं करने चाहिए। लेकिन नारद पुराण में कहा गया है, सर ये शुक्ल नारद पक्ष पुराण में कृष्ण कहा पक्ष गया है, दोनों में या फिर एक ही में? चतुर्थ, नवमी और चौदस, इन तीनों में। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में दोनों एप्लीकेबल में, है या दोनों? दोनों में। नारद पुराण में कहा गया है, यदि चतुर्थ, नवमी और चौदस शनिवार के दिन पड़ती है, यदि उस दिन शनिवार है, चौदस हो, नवमी हो, चतुर्थी हो, तो फिर वो शुभ तिथि मानी जाएंगी। तो उनको रिक्ता तिथि में नहीं काउंट किया जाएगा। तो 43 दिन आपने 10 बादाम, एक सूखा नारियल बिना पानी वाला, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर जल प्रवाह करना है। अब क्या होता है कई बार कि जो नदियां हैं, नदियां चलती रहती हैं, नहरें हैं जो गाँव में या किसी कस्बे के आसपास, वो बीच में 15-20 दिन चलते आगे वो बंद हो जाती है। फिर जल प्रवाह कहाँ करें? तो उसका एक हल है। मान लीजिए आपने आज किया, 10 बादाम लिए, एक सूखा नारियल लिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और कहीं थैले में रख लिया। नेक्स्ट डे ऐसे किया, फिर रख लिया। नेक्स्ट डे ऐसे किया, फिर कर लिया। एक सप्ताह के आपने इकट्ठे किए, आप उन इकट्ठों को एक साथ जल प्रवाह कर सकते हैं कहीं दूर किसी नदी में जाकर। तो ये क्या है, जिस कुंडली में ये दोष होगा, वो बच्चा मोस्टली बीमार रहता है और उसके ऊपर बुरी शक्तियों का, नेगेटिव एनर्जी का ज्यादा प्रभाव रहता है। अब इसको अलाइन कैसे करेंगे इस ग्रह मैंने को? एक चीज देखी है, जिन लोगों की कुंडलियों में ये पिशाच दोष होता है, वो मतलब बहुत ज्यादा ही ड्रग्स के एडिक्टेड देखे हैं। बिल्कुल। यदि सेकंड हाउस में राहु है, 8th हाउस में राहु है, 6th हाउस में राहु है, या पंचमेश के साथ
एट्थ हाउस में राहु है, तो ऐसे बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं। जिनके अष्टम हाउस में राहु होगा, ऐसा व्यक्ति एक बार जीवन में किसी तांत्रिक के पास जरूर जाएगा, किसी न किसी काम को, चाहे सर उसमें एक बार रिपीट करेंगे प्लीज, क्या बोला? जिनके एक था उसमें राहु होगा। राहु होगा, वो पराविज्ञान। पराविज्ञान क्या है? तंत्र, जो ज्योतिष है वो क्या? पराविज्ञान है। तांत्रिक है वो क्या? पराविज्ञान है। तंत्र विद्या है, ज्योतिष है, ये पराविज्ञान है, विज्ञान से परे है। विज्ञान की एक लिमिट है, लेकिन इनकी कोई लिमिट नहीं है। जिनका अष्टम हाउस में राहु है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी न कभी एक बार पराविज्ञान के पास जरूर जाएगा, मतलब कि तांत्रिक के पास जाएगा, किसी काम करवाने के लिए, तंत्र को करवाने के लिए, या खुद की समस्याओं को ठीक करवाने के लिए। सेकंड हाउस में राहु है, छठे हाउस में राहु है, ऐसा व्यक्ति बीड़ी सिगरेट या कोई नॉन वेज जीवन में एक बार जरूर खाएगा। तब मैं नहीं खाऊं कभी भी, आप देख लेना, वो जरूर खाएगा कभी ना कभी। और चाय का आदी हो सकता है। तो ये शनि और राहु का बहुत सारे ऐसे योग हैं, बहुत सारे ऐसे योग हैं। अब शनि और राहु को अलाइन कैसे करना है? क्योंकि हमारे गुरु जी ने सिखाया है अलाइन करना। उनका अपना, उन्होंने एक अलग से कोर्स बनाया है, और ज्योतिष क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया उन्होंने, ऐसी चीज को समाज को देखकर। अलाइनमेंट, शनि और राहु। शनि क्या है? कर्म है। राहु क्या है? घर से दूर, विदेश। ऐसा व्यक्ति यदि घर से दूर विदेश में काम करे तो सफल होगा। सर पीछे से ना किसी के मोबाइल की बैकग्राउंड की आवाज आ रही है थोड़ी अलग सी। किसी की नारी मैं सुनाई दी भाई। अब सही हो गया। ठीक है। तो शनि और राहु जब कुंडली में एक साथ हो या त्रिकोण में हो, ऐसा व्यक्ति घर से दूर रहकर विदेश में किसी अदर स्टेट में कार्य करे तो सफल होगा। और कोई भी कार्य करे, छोटा कार्य ना करे, बड़ा बड़े लेवल का कार्य करे, अपने को ज्यादा शो करे मार्केट के अंदर, मैं जो कुछ हूं मैं ही हूं। शनि केतु है तो शुरुआत हमेशा छोटे से करनी है, और छोटे पर ही रहना है, बड़ा कार्य नहीं करना कभी। कुछ लोग आपने देखे होंगे रेहड़ी लगाते हैं, छोटी छोटी, और उस रेहड़ी पर वो 5-5 हजार रुपए कमा के ले जाते हैं शाम तक। और फिर वही व्यक्ति कर लेता है बड़ी दुकान, बड़ी शोरूम, वो फेल हो जाता है। जिसकी कुंडली में शनि केतु का योग होगा, उस व्यक्ति को हमेशा छोटे कार्य करने चाहिए। नहीं में कोई बुरे कार्य, छोटे मतलब कि छोटे लेवल के, छोटी दुकान है, छोटा बिजनेस है। और शनि राहु वाले को बड़ा बिजनेस, बड़ा दिखावा के साथ कार्य करना चाहिए। ठीक है जी। तो ये है, आपने इसको जो सूत्र लिखवाए हैं, पितर से संबंधित, प्रेत से संबंधित जो दोष हैं, जो बाधाएं हैं, इनको आपने नोट कर लेना है डायरी में। तो नेक्स्ट क्लास होगी, उस क्लास में हम कुंडलियों पर चेक करेंगे। जब तक कुंडली को चेक नहीं करेंगे तब तक हमारे सूत्र वेरीफाई नहीं होंगे, और हमें याद भी नहीं होंगे कैसे उनको लगाना है, कैसे देखना है। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रश्न कुंडली हो, कोई ऐसी जन्म कुंडली हो, तो आप उस समय लिख कर रख लें, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक कंडीशन है कि जो ये 2 क्लास लगी हैं,
मैंने आपको बताया ना पितृदोष कैसे देखते हैं, याद है सभी को ये तो? पितृदोष करवाया ना पिछली क्लास में, तो सेकंड क्लास है। गुरु और राहु एक साथ बैठे हो, सूर्य और राहु एक साथ बैठे हो, सूर्य और शनि एक साथ बैठे हो, पंचम हाउस में, नाइन्थ हाउस में राहु हो, पितृदोष होता है। नाइन्थ हाउस में, पंचम हाउस में तो सर्प दोष होता है, नाइन्थ हाउस में राहु हो, पितृदोष होता है। नाइन्थ हाउस के स्वामी के साथ राहु हो, केतु हो, शनि हो, पितृदोष होता है। ये 4-5 सूत्र है। तो पितृदोष की ये आपने लिख लेने हैं। तो जो प्रेत दोष है ये बताया आपको, भी लिख लेना है। बाधाएं हैं जो, कोई पितृदोष है, प्रेत दोष है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इनसे संबंधित जो हमारे पास कुंडली है, मेरे पास ही बहुत सारी है, आपके पास आपकी जानकारी में कोई हो तो आप उसको हम डिस्कस करेंगे, कैसे इसके अंदर देखा जाता है, क्या क्या उसको समस्याएं आती है। जब तक कुंडलियां चेक नहीं करेंगे तो उससे हमारा अनुभव भी नहीं होगा और क्लियरिटी भी नहीं होगी। तो कम करें लेकिन बढ़िया करें। और शादी वाला याद है सभी को? शादी का हमने क्लास लगाई है, शादी के बारे में, शादी कैसे देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो अब क्लास सुने, क्लास के साथ साथ नोट्स बनाएं। कुछ नोट्स यहाँ बन जाते हैं, कुछ बाद में आराम से क्लास को सुनकर बनाएं। जब तक नोट्स नहीं होंगे तो हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट में हमें कुछ नहीं पल्ले पड़ता। नोट्स क्या होते हैं, उसे कभी पढ़ सकते हो, कभी देख सकते हो। सारी की सारी बातें दिमाग में सेव नहीं होती, ना किसी को याद होती। लिखी हुई चीजें आप कभी उसको देख सकते हो, साल 2 साल बाद कभी देख सकते हो। कहीं आप जा रहे हो गाड़ी में, कहीं बैठे हो, पढ़ सकते हो। हम 1-2 घंटे की वीडियो बार बार नहीं देख सकते। उस 1 घंटे की वीडियो में से 15-20 मिनट क्यों निकल जाएगी, हमारे नोट्स निकल जाएंगे, उसको बैठ के पढ़ सकते हो आप आराम से। तो सबसे पहले कंडीशन है कि आप जो क्लास पढ़ाई जाए उसके नोट्स बनाने जरूरी है। नेक्स्ट क्लास में आपके पास नोट्स होने चाहिए और सूत्र आप ही लगा कर देखेंगे, ठीक है? क्योंकि पता क्या है, मुझे याद है, मैं और पढ़ाऊंगा मुझे और पक्के हो जाएंगे। बात क्या है कि आपको आने चाहिए साथ में। जब आपको आएंगे ना और आप प्रश्न करोगे और सिखाने मजा आएगा। जब सामने पूछता है ना सामने वाला, ये कैसे आया जी, किसे, तो फिर हम भी मेहनत करते हैं थोड़ी। जब आप पूछोगे ना तो मैं भी मेहनत करूंगा ना साथ में। तो इसीलिए क्लासरूम में भी जब टीचर से कोई पूछता है बच्चा तो उसको वही अच्छा लगता है, भाई हाँ ठीक है। लेकिन जिसको टीचर को पढ़ाना नहीं होता उससे बच्चा पूछे तो उसको बुरा भी लगता है ना, बार बार परेशान करता ही पूछता रहता है। तो इसीलिए हमारा काम क्या है, पूछने का है, पढ़ाने का है। जितना प्रश्न करोगे, अब मान लीजिए आनंद जी ने कोई प्रश्न किया, और हो सकता है वही प्रश्न आप चारों के दिमाग में हो। अब इनके प्रश्न करने से आपकी समस्या का हल हो गया। कोई और प्रश्न करे, वही प्रश्न सभी का एक ही हो, तो इसीलिए प्रश्न भी वही करेगा जिसने पढ़ा होगा, नोट्स बनाए होंगे, कि उसको याद है। जितना से पढ़ा है उसी में से प्रश्न करेगा। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप साथ साथ नोट्स बनाएं, ठीक है जी? फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे और सैटरडे, प्रश्न ज्योतिष। और जो वैदिक क्लास कल को नहीं होगी, कल को मैं बिजी हूँ, 9:30 बजे तक परसों को होगी। पर को होगी ओके फिर जी, हमारी क्लास। परसों को, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है बाबू जी। जी, सभी को शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय श्री राम। जय श्री राम। हैं तो किस टाइप के ट्रायंगल्स हैं वो?